रमेशपुरम के छोटे से कस्बे में नीरज रहा करता था और हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखा करता था। नीरज छाते बेचने और बनाने का कारोबार किया करता था, इसीलिए उसका मुनाफा सिर्फ बरसात के वक्त ही होता था। पता नहीं क्यों कोई दुकान पर आ ही नहीं रहा। ना जाने कैसे लोगों से इस दुनिया में पाला पड़ा है। कम से कम मेरा भला तो करे। अरे क्यों चिंता करते हैं जी, मैं हूँ ना, आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब तक हमारे ये छतरी का कारोबार नहीं चलता, मैं दूसरों के यहाँ काम करके अपना घर चला लूंगी। मैं क्या करूँ भाग्यवान, मुझे अच्छा नहीं लगता तुमसे काम करवाना। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे ही नीरज अपना घर चलाया करता था, तो कभी दूसरों के यहाँ काम करके रमेशपुरम कस्बे में कई सारे तकलीफें ऐसी होने लगी थी। इस गांव की हालत बहुत खराब होते जा रही है। हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। कल ही अचानक कितनी तेज धूप हो गई। हाँ, आज सुबह बारिश भी हो रही थी। इसी खराब मौसम के चलते मेरे बच्चे बीमार हो गए। मैं डॉक्टर साहब का कब से इंतजार कर रही हूँ कि कब वो आएंगे और गांव के लोगों का इलाज करेंगे। कस्बे वाले बदलते मौसम की वजह से बीमार होने लगे थे। चारों ओर बारिश की अफरा तफरी थी। तब वहाँ पर हकीम जी आए और उनसे कहने लगे, इस गांव में जब भी आओ घटनाएं हो चुकी होती है। यह सब कुछ उस बुढ़िया के श्राप की वजह से हुआ है। खैर, मुझे इन गांव वालों के आपसी मसलों में नहीं पड़ना, अपना काम करना है। आओ आओ, जो भी सब लोग बीमार है सरपंच के घर आ जाओ। अरे वो देखो, डॉक्टर साहब आ गए। चलो हम सब सरपंच जी के घर चलते हैं। हकीम को दिखाने के लिए सब सरपंच जी के घर गए, तो वहाँ जाके सबने देखा कि सरपंच एक बड़ी बीमारी से जूझ रहा था, जिन्हें देख गांव वाले और भी फिक्र में आ गए। मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो मेरी जान का कुछ भी हो सकता है। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने आपके लिए कुछ दवाइयाँ और ये इंजेक्शन लिख दिया है। जल्द से जल्द इन्हें मंगवा लीजिए और इन्हें खाना शुरू कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। तुम मेरे गांव वालों का ध्यान रखो, किसी भी बच्चे या बूढ़े को कुछ ना हो। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं सबका पूरा ध्यान रखूंगा। हकीम सरपंच के घर में ही कस्बे के लोगों की जांच करने लगे। बारिश और तेज होती गई। सारे के सारे कस्बे में बारिश की वजह से परेशान हो गए। आधा कस्बा पानी से भर चुका था। सिर्फ नीरज का घर ही ऐसा था जिसके घर में पानी की एक बूंद नहीं गिरी थी। यूँ कहे तो नीरज का घर उस गांव में होते हुए भी वहाँ बारिश की एक बूंद ना गिरी, जिसे देख सब हैरान रह गए और नीरज के घर जाकर पूछने लगे, ऐसा भला कैसे हो सकता है? तुम्हारे घर बारिश क्यों नहीं हो रही? कौन सा जादू तुमने किया है नीरज भाई? पता नहीं, ना मेरे घर बारिश होती है ना ज्यादा धूप आती है। ये बात मेरे भी पल्ले नहीं पड़ रही। हो ना हो कोई बात तो जरूर है। हाँ, तुम बड़े किस्मत वाले हो जो तुम्हें ये बूंद मिला है। भाग्यशाली कहा हूँ बहन। कितने दिनों से अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला पा रहा हूँ मैं। पत्नी और मुझे, हम दोनों को दूसरों के घर में काम करना पड़ता है ताकि हमारा घर चल सके। उतने में वहाँ पर हकीम सरपंच के घर से सबका इलाज करके आए और नीरज के घर पर बारिश ना पाकर कहने लगे, हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? तुम इस गांव के करता धरता कैसे हो सकते हो? उस बुढ़िया के श्राप ने तुम्हें इस गांव को बचाने के लिए चुना है। इसका मतलब वो हुनरबाज तुम हो। हे भगवान! हकीम की बात सुनकर सब दंग रह गए और हकीम से पूछने लगे, वैद्य जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? करता धरता बुढ़िया, ये सब क्या है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये बहकी बहकी गुफ्तगू आप कब से करने लगे? लगता है सच्चाई बताने का सही समय आ गया है। सारे कस्बे वालों को यहाँ बुला लो और सब मेरी बात गौर से सुनना। हकीम ने सबको एक जगह इकट्ठा किया और बहुत ही रहस्यमय तरीके से सबको एक बात बताने लगे। ये बात करीब 10 साल पुरानी है। तुम्हारे गांव के सरपंच ने एक बहुत बड़ा जंगल काट दिया था। हाँ, काट दो पूरा जंगल। इस जंगल की लकड़ियों को बेचकर हम अच्छा पैसा बना लेंगे। काट दो। साहब, जंगल के ठीक बीचों बीच एक बुढ़िया की कोठरी है, उसका क्या करेंगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे इसमें सोचना क्या है, उस बुढ़िया का घर तोड़ दो और क्या। सरपंच के इतना कहते ही उन सब ने उस बुढ़िया का घर तोड़ दिया और जब बुढ़िया वहाँ आई तो पूरा जंगल कटा हुआ और अपना घर टूटा देखकर कहने लगी,
तुम सब लोगों की बर्बादी जरूर होगी। तुमने मेरा घर और परिवार बर्बाद किया है। तुम्हारा घर और परिवार बर्बाद हो जाएगा। ये जंगल मेरे परिवार से कम नहीं था। जी रहम करके ऐसा श्राप ना दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। तुम्हारी बर्बादी को खत्म करने के लिए तुम्हारे गांव में हुनरबाज आएगा, जो अपने हुनर से गांव को इन सब से बचा लेगा। उसकी बनाई हुई चीज को अपने घर पर लगा देना। ऐसा करते ही तुम्हारी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। नीरज के घर बारिश नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि नीरज ही वो हुनरबाज है। लेकिन मुझ में ऐसा कौन सा हुनर है जो गांव में सबकी मदद कर सकता है? तुमसे अच्छी छतरी कोई बना सकता है भला? तुम अपनी बनाई हुई एक छतरी दो। नीरज के पत्नी ने नीरज का बनाया हुआ एक छाता लिया और उस कस्बे के एक घर में जाकर लगा दी। जैसे ही छाता लगा, वो घर मामूली घर से छाते घर में तब्दील हो गया। मानो एक छोटा सा छाता इतना बड़ा हो गया कि पूरे घर को ढक लिया, जिसे देखकर सारे कस्बे वाले दंग रह गए। देखा आप सबने, तुम्हारे गांव का भला सिर्फ और सिर्फ नीरज ही कर सकता है। नीरज भाईजान, मुझे भी एक छतरी दे दीजिए न बनाकर। मेरे बच्चे पहले से ही बीमारी से जूझ रहे हैं। अगर आपने ऐसा किया तो मेरे बच्चों की जान बच जाएगी। जी नीरज भाई साहब, मुझे भी दीजिए। तुम सब ऐसे पराये जैसे क्यों बर्ताव कर रहे हो? मैं पूरे कस्बे के लिए छाता बनाऊंगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। जी, मैं आपका इसमें पूरा साथ दूंगी। नीरज ने दिन रात मेहनत करके छाते बनाकर तैयार कर दिए और देखते ही देखते सभी को छाते देना शुरू कर दिया। सभी नीरज के बनाए हुए छाते ले जाते और अपने घर में लगा देते। सभी के घर छोटे से मामूली घर से छाते घर में तब्दील हो गए थे। सभी के छाते घर को देखकर सरपंच अपने बीमारी वाले हाल में ही वहाँ आ गया और कहने लगा, नीरज, क्या तुम मुझे छाता नहीं दोगे? जी सरपंच जी, ये भी कोई कहने की बात है भला? आपको छाता क्यों नहीं दूंगा? वैसे ये श्राप कब तक चलेगा? छाते से हमारा घर महफूज हो गया है बस, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही और ना ही लोगों की हैरानी ठीक हो रही है। हम कस्बे वालों को मिलकर कई सारे पौधे लगाने होंगे, तभी जाकर उस बुढ़िया के श्राप से मुक्त हो पाएंगे। बल्कि आज ही हम सब लोग मिलकर पेड़ पौधे लगाना शुरू कर देते हैं, जिससे उस बुढ़िया का श्राप चला जाए। मैं ठीक वैसा ही करूँगा। नीरज अपने कस्बे वालों के साथ मिलकर हर जगह पौधे लगाना शुरू कर देता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। छाता घर के मदद से कस्बे वाले अपने अपने घरों में महफूज रहने लगते हैं। नीरज की आर्थिक समस्या भी ठीक होने लगती है। कई महीने भर पौधे लगाने की वजह से उस कस्बे में बारिश कम हो जाती है और बुढ़िया का श्राप भी खत्म हो जाता है। सब अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगते हैं। रानीगंज नाम का एक प्यारा सा गांव था। वहां के लोग मेहनती और काबिल तो थे ही, साथ ही अपने कस्बे वालों की इज्जत और मदद करना भी बखूबी जानते थे। उसी गांव में सुमित अपने परिवार के साथ रहा करता था और खेती किया करता था। गांव में सभी सुमित की बात मानते और समझा करते थे। उठो जी, सुबह हो गई, चलो खेतों में काम करने चलना है। अगर ज्यादा देर हो गई तो धूप निकल आएगी और हम काम कैसे कर पाएंगे भला बताओ? हाँ नहीं तो। ये बात तुमने सही कही, चलो चलते हैं। धीरे बोलो वरना अब्बा जान जाग जाएंगे। सुमित के अब्बू को भूलने की बीमारी थी, इसी वजह से सुमित उनका पूरा ख्याल रखता था। कितना समय हो गया, मैं सुबह से मेहनत कर ही जा रहा हूँ और तुम हो वहाँ छांव में बैठकर आराम कर रही हो। तो आप भी आकर बैठ जाइए ना, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? कहाँ बैठूं? अगर बैठ गया तो काम कौन करेगा? ससुराल से मजदूर थोड़ी ना बुला लोगी तुम। आप बात बात पर हमेशा ससुराल पर ही क्यों चले जाते हैं जी? उन्होंने आपको कौन सा बांध कर रखा हुआ है? ससुराल से याद आया, अब्बा जान घर पर अकेले हैं, कहीं वो घर से बाहर न चले जाएं। अगर पिछली बार की तरह वो कहीं खो गए तो हम कहाँ ढूंढेंगे? इसलिए मैंने कहा था कि जल्दी काम कर लीजिए। उनके सोकर उठ जाने से पहले हमें घर पहुंच जाना चाहिए था। सुमित और उसकी बेगम दोनों घर जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि दरवाजा खुला हुआ है। सुमित दरवाजे की तरफ देखकर हैरान रह गया। दरवाजा तो खुला हुआ है। अब्बा जान, आप अंदर हैं?
सुमित और उसकी बेगम दोनों घर के अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि घर के अंदर कोई नहीं है। मैंने घर में हर तरफ देख लिया, अब्बा जान मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे। अब हमें क्या करना होगा? कहीं इसमें हम फंस न जाएं। हे मालिक। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सर पर कर्ज है, अब्बा जान भी खो गए हैं। उतने में वहां पर उनके गांव का नायक आता है और कहता है, सुमित, ओ सुमित, आज याद है ना, कर्ज देने का दिन है। चलो लाओ, मुझे मेरे पैसे दे दो। अरे नायक जी आप, वो दरअसल पैसे की थोड़ी सी कमी है और आज सुबह से मेरे अब्बा जान भी खो गए हैं। मैं उन्हें ही ढूंढने में लगा हूँ। देखो, मैं वो सब कुछ नहीं जानता। तुमने मुझसे पूरे 1 लाख रुपए लिए हैं। अगर आज शाम तक तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मजबूरन मुझे तुम्हारे घर पर कब्जा करना होगा। नायक इतना कहकर वहां से चला गया। सुमित और उसकी बेगम गांव-गांव जाकर अपने अब्बू को ढूंढने लगे। सुमित उनकी तस्वीर दिखाकर लोगों से पूछने लगा, भाई साहब, आपने कहीं इस आदमी को देखा है क्या? ये मेरे अब्बू हैं। इन्हें भूलने की बीमारी है। आपने इन्हें कहीं देखा है क्या? मैंने नहीं देखा। अगर आपको ये कहीं भी दिखेंगे ना तो आप उन्हें इस पते पर पहुंचा दीजिएगा रहम करके। सुमित और उसकी बेगम अपने अब्बू को ढूंढते हुए जंगल की तरफ चले गए और जैसे ही जंगल पहुंचे वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक शिकारी एक हिरन को उसे मारने के लिए पीछा कर रहा है। रुक जा, कहां भाग रही है? मैं तुम्हारा इंतजार पिछले 20 सालों से कर रहा हूँ। आज मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा। बेचकर तुम्हें बहुत पैसा कमाऊंगा। वो हिरन सुमित और उसकी बेगम के सामने आ गई। शिकारी की नजर हटते ही सुमित ने हिरन को लंबे घास और एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपा दिया। तब उस शिकारी ने सुमित की बेगम से पूछा, ए लड़की, क्या तुमने किसी हिरन को इधर से आते हुए देखा? नहीं जी, हिरन क्या होता है? मैंने तो नहीं देखा। मैं तो अपने अब्बू को ढूंढते हुए यहाँ आई हूँ। अजीब पागल लड़की है। ठीक है, चलो हटो। शिकारी वहाँ से चला गया। सुमित हिरन को लेकर बाहर आया और हिरन को देखने लगा। हिरन एकदम खूबसूरत और प्यारा था। तब सुमित की बेगम ने सुमित से कहा, हमने हिरन को तो बचा लिया, अब हमें हमारे अब्बू को ढूंढना होगा। हाँ बेगम, पता नहीं अब तक तो हमारे घर पर भी नायक जी ने कब्जा कर लिया होगा अपने आदमियों को लेकर। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब हम क्या करें? उन सब की परेशानी सुनकर हिरन अपने असली रूप में आ गई। एक मामूली खूबसूरत हिरन से सोने का हिरन बन गई और कहने लगी, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं। उस सुनहरे हिरन को चमकता देख और उसे बोलते हुए देखकर सुमित और उसकी बेगम दोनों डर गए। ये हिरन तो बोल रही है, ऐसा कैसा हो सकता है? ये तो मुमकिन ही नहीं है। मुझे तो मेरी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? घबराओ नहीं, मैं एक मायावी हिरन हूँ। इस जंगल के पास ही एक धोबी घाट है। मैं वहीं पर 20 सालों से कैद थी। उस शिकारी ने वहाँ से मुझे आजाद किया, लेकिन उसकी नीयत मुझे मारकर बेचने की थी और तुमने मुझे बचा लिया। कुछ देर पहले तुमने कहा कि तुम जानती हो कि मेरे अब्बा कहाँ है। मेहरबानी कर बता दो। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे अब्बू उसी धोबी घाट में है। वहाँ जाना और अपने अब्बू को ढूंढ लेना। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मेरा एक तोहफा तुम्हारे लिए ये है कि वहाँ पर तुम्हें एक जादुई साबुन नजर आएगा। उस साबुन को तुम ले लेना और उसे पानी में घोल कर रख देना। वो अपने आप एक घर बन जाएगा। इतना कहकर वो हिरन वहाँ से जंगल की तरफ भाग गई। दोनों शौहर बेगम जंगल से धोबी घाट की तरफ बढ़े और वहाँ जाकर सुमित ने देखा कि उसके अब्बा वहाँ पर बेहोश डले हैं। अब्बा जान, मेहरबानी कर उठिए। मेरा सर भारी हो रहा है। हाय, ए मालिक। अब्बा जान, देखिए मैं सुमित, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। सुमित बेटा, तुम सुबह कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें ही ढूंढने आया था। अब हम आपको कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे। चलिए, घर चलिए। तुम अब्बा जान को घर लेकर जाओ।
मैं वो साबुन लेकर आया। सुमित ने उस धोबी घाट से सबसे चमकता हुआ साबुन भी ले लिया और जब घर पहुंचा, हाँ सब बाहर फेंक दो, कुछ मत छोड़ना यहाँ पर, हटा दो सब। मैंने आपसे कुछ दिन की इजाजत मांगी थी, आपने नहीं दी। चलो हटो, जब पूरे पैसे ले आना तो अपना घर मुझसे ले जाना। नायक ने सुमित और उसके परिवार का सामान घर से बाहर फेंक दिया और उस घर पर कब्जा कर लिया। सुमित का परिवार सड़क पर आ गया था। तब उसकी बेगम ने उससे कहा, अजी, उस हिरण के साबुन का इस्तेमाल हम क्यों नहीं करते हैं? शायद उससे कुछ हो जाए। ये तुमने ठीक कहा, मैं ऐसा ही करूंगा। जाओ जाकर पानी ले आओ। सुमित की बेगम एक बड़ी सी बाल्टी में पानी लेकर आती है, जिसमें सुमित उस साबुन को घोलने लगता है। देखते ही देखते उस जादुई साबुन से इतने सारे झाग निकलते हैं कि उससे एक बहुत बड़ा सा साबुन का घर बनकर तैयार हो जाता है। मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा, ये सब उस चमत्कारी हिरन की वजह से हुआ है। मैं तो धन्य हो गई। अब हम अब्बू को यहाँ सलामत रखेंगे। सुमित साबुन के घर के अंदर जाकर देखता है, भारी गर्मी में भी अंदर ठंडक महसूस होती है, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। एक हिरन की मदद करने से हमें इतना बड़ा फल मिला, फिर तो हमें सबकी मदद करनी चाहिए। अब से मैं लोगों का मदद करना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लूंगा। मैं भी इसमें आपका साथ दूंगी। दोनों शौहर बेगम उस साबुन के घर में खुश रहने लगे और गांव वालों ने मिलकर उस नायक को गांव से निकाल दिया और सुमित को उस गांव का नया नायक ऐलान कर दिया।